बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूँ। 6 अप्रैल है और सुबह के 6:30 बज रहे हैं ईरान के मुताबिक, और 8 बज रहा है पाकिस्तान के मुताबिक। आज की वीडियो में मैं 4 चीज़ें डिस्कस करूंगा। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसके ऊपर इतना सारा चर्चा हो रहा है और ट्रंप ने जिसके ऊपर बवाल मचाया हुआ है। दूसरा, ईरान के अंदर क्या हो रहा है। तीसरा, ईरान ने रिस्पॉन्स कैसा किया और कैसा कर रहा है। और चौथा, रेजिस्टेंस फोर्सेस यानी मज़ाहमती ग्रुप जो इराक के अंदर हैं, लबनान के अंदर हैं, यमन के अंदर हैं, इन्होंने क्या कार्रवाइयाँ की हैं। आज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपने व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको फेसबुक के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं तो आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। मेरा फेसबुक का पेज जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है, जॉन हुसैन है, इसके ऊपर टिक लगा हुआ है, ये वेरीफाइड पेज है और यही सिर्फ मेरा ऑफिशियल पेज है। बात आगे स्टार्ट करूंगा। कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है, कहा है कि जी आपका स्टाइल जो है वो थोड़ा इमेच्योर है, आपका स्टाइल थोड़ा अनप्रोफेशनल है, आप जो है वो कपड़े सही नहीं पहने हुए, आप फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कैसा रखे हुए। देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग वक्त आ गया है कि आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के बजाय कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, या मैं सार्कास्टिक हो रहा हूँ, या मैं इमेच्योर लग रहा हूँ, या मैं अनप्रोफेशनल लग रहा हूँ, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लॉजिक, फैक्ट्स और इन सारी चीज़ों को देखें। मेरे लॉजिक का या मेरे फैक्ट्स का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से कि मैं सार्कास्टिक हो रहा हूं, या मैं कपड़े किस तरीके से पहना हूं, या मैं इमेच्योर लग रहा हूं, या मैं मजाक कर रहा हूं। सो आई थिंक वी नीड टू गो बियॉन्ड दिस साहिब मेंटालिटी। साहिब मेंटालिटी क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी और विक्टोरियन एरा के ऊपर जब अंग्रेज यहां पे सेटल हो रहे थे और जो सेटल हो चुके थे उनको साहिब के नाम से कहा जाता था, और उसके बाद हमारे ऊपर सब कॉन्टिनेंट के खत्ते के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां आई कि हम लोग मुलाजिमों को और हम लोग जो हेल्पर्स होते हैं, जो मेड्स होती हैं, उनको रेस्टोरेंट्स के अंदर नहीं आने देते फॉर एग्जांपल। हम लोग शलवार कमीज और चप्पल पहन के कहीं जाने नहीं देते इंसान को फॉर एग्जांपल। और हम ग्लिटर्स को, अपीयरेंसेस को ज्यादा देख रहे होते हैं। तो अपीयरेंसेस में हो सकता है भाई आपके सामने एक सूटेड बूटेड बंदा बैठा हुआ और आपको झूठ बोल रहा हो, न्यूट्रलिटी के गार्ड के अंडर आपको फैक्चुअल फेस बना के आपसे बड़ा बेहतरीन तरीके से बात कर रहा हो, लेकिन एब्सोल्यूट कचरा आपको डिलीवर कर रहा हो। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वी नीड टू मूव बियॉन्ड दिस। नई दुनिया आ गई है, अपनी सोच को वसी करें। जो बात हो रही है, जो कंटेंट है, उसको काइंडली फैक्ट चेक करें और काइंडली उसके ऊपर लॉजिकल एनालिसिस और क्रिटिसिज्म दें, रादर देन फोकसिंग ऑन ऑल ऑफ दीज नॉन इश्यूज जो एग्जिस्ट नहीं करते एसटी में, लेकिन हमारी सोसाइटी ने बिला वजह इनको एक इशू बना दिया है। मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अभी ट्रंप ने जो पहले ट्वीट डाला था, और इतना बेहुदा ट्वीट जो उसने डाला जिसके अंदर वो खुदा होने का बेसिकली दावा कर रहा था, उसके बाद ट्रंप ने एक और जो है वो ट्वीट तो नहीं कहूंगा, पोस्ट है उसका ट्रूथ सोशल का, उसने डाला और उसके अंदर लिखा होता ट्यूसडे 8 PM EST। अब 8 PM EST ट्यूसडे पाकिस्तान के अंदर 5 बजे सुबह 5 AM हो रहा होगा, और ये जो है वो टाइम ट्रंप ने दिया है कि अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला तो मैं जो है वो जो सारी बातें पहले की हुई थी उसने, मैं वो करूंगा। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान ने स्मार्ट कंट्रोल मेंटेन किया हुआ है, राइट। पहले खुला हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जंग करके वो जो है वो स्मार्ट कंट्रोल मेंटेन किया हुआ है, और इसके अंदर जो ईरान की जो सिपाही पासदारान है उसने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है अपना। जब वो 97th वेव की बात कर रहे थे उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया, और इसके अंदर उन्होंने क्या कहा, इसके अंदर उन्होंने पहले 97th वेव की जो डिटेल्स थी वो बताएं कि फॉर एग्जांपल एक यूएस कमांड सेंटर के ऊपर और ट्रेनिंग फैसिलिटी के ऊपर यूएई में जो है वो हमला हुआ है। उसके अंदर ये दावा किया जा रहा है इनकी तरफ से कि 25 सोल्जर्स जो हैं वो या तो मारे जा चुके हैं या तो वो इंजर्ड हैं। फिर एक इजरायली कमर्शियल वेसल को स्ट्रक किया गया था बाय नेवल कदर क्रूज मिसाइल इन द चैनल ऑफ जबल अली पोर्ट इन द यूएई के अंदर, एमिरेट्स के अंदर जबल अली पोर्ट के ऊपर इस शिप को हमला किया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यहां पे अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर ट्रांजिट जो है उसको प्रिवेंट किया जा रहा है। अभी ट्रांजिट की ऑथराइजेशन जिसके पास नहीं है उसको नहीं जाने दिया जा रहा, उसको रीडायरेक्ट किया जा रहा है वेस्टर्न या ईस्टर्न एंकरेजेस की तरफ। और ट्रांजिट करने के लिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आपको आईआरजीसी के जो या ओमान, सी ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आपको आईआरजीसी के नेवी स्टेशन से रब्ता करना होगा, चैनल 16 मरीन रेडियो के ऊपर। और उसके साथ साथ ये भी कहा सिपाही पासदारान ने कि आप किसी गलत फहमी या झूठी खबर में ना आए कि आपकी कश्ती यहाँ पे विदाउट एनी अप्रूवल जो है वो आए, या विदाउट एनी जो ऑथराइजेशन है उसके आए और उसको अटैक ना हो, क्योंकि खबर फैलाई जा रही है कश्तियों के अंदर। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अब जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिचुएशन हमेशा के लिए चेंज हो चुकी है। ये बात बता दी गई है कि अब ओमान और ईरान डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ क्या करना है। इसकी वजह यह है कि जो चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का
वो ईरान के बॉर्डर्स में और ओमान के बॉर्डर्स में आता है। अब बहुत सारे लोग, आज डिस्कशन होने वाली है टीवी के ऊपर, क्या ये लीगल है या इलीगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लॉ ऑफ हाई सीज है, उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, उसके अंदर जो है 12 नॉटिकल माइल्स की जो है लिमिटेशन लगाई हुई है कि आप अपनी बाउंड्री में कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पैसेज वे का जो राइट है वो ये ट्रीटी रिकग्नाइज करती है कि पैसेज जो है वो देना चाहिए। बहरहाल इंटरनेशनल लॉ की क्या हैसियत है, जब वॉर क्रिमिनल्स को और जो जो लोग जो जुल्म किया, बर्बरियत की है जिन लोगों ने फ़लस्तीन के अंदर, जब उनको इंटरनेशनल लॉ जो है वो इजाज़त दे रहा है कि वो फ्रीली घूम सकते हैं, तो ईरान के ऊपर अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर इंटरनेशनल लॉ का सवाल उठाना, दैट इज़ आई थिंक अ बिट हिपोक्रिटिकल। और इंटरनेशनल लॉ जहाँ जिस तरीके से काम करता है, 55 रेजोल्यूशंस हैं इसराइल के हक में जो यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो की, मतलब उसको पास जो है उन रेजोल्यूशन को पास नहीं होने दिया जो इसराइल के खिलाफ थी। तो अब इंटरनेशनल लॉ की बात करना, जहां पे आपने एक मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी, जहां पे आपने उनके लीडर को मार दिया, जहां पे आपने उनके पूरी इकोनॉमी तबाह कर दी, जहां पे आपने उनके स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, हर जगह जो है वो अटैक्स हो रहे हैं, ब्रिजेस जो है वो आप दिन दहाड़े मार रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आगे भी मारूंगा। तो अब इंटरनेशनल लॉ की बात करना आई थिंक इज यूजलेस। और इंटरनेशनल लॉ को भी अगर मद्देनजर रखें तो भी राइट बनता है इनका, क्योंकि यहाँ पे जो दो बॉर्डर्स चोक पॉइंट के अंदर आते हैं वो ओमान के और ईरान के आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सीज है, इसको खुद भी जो है वो रेटिफाई या सिग्नेटरी वो नहीं है इस चीज का, वो खुद इस लॉ के ऊपर जो है वो नहीं फॉल करते। ईरान ने भी इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया, और रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल ना दे दे, पास ना करते, तब तक वो नॉन बाइंडिंग होता है। इंटरनेशनल लॉ की कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि इसके इट इज अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई ग्रैंड नॉर्म नहीं है, जिसका कोई रूल ऑफ रिकग्निशन नहीं है, जिसके पास कोई एफिकेसी नहीं है। जो सिस्टम, देखिए मैं वकील हूं और लॉ पढ़ाता हुआ, जूरिस्प्रूडेंस मैंने 3 साल ज़ैविस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, डेनिंग लॉ स्कूल जो सबसे बड़ा कॉलेज है पूरे पाकिस्तान के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का सेंटर है, उसके अंदर मैंने लॉ पढ़ाया। और मैं यही बात समझाता हूं कि देखें, जब तक एफिकेसी एक सिस्टम के अंदर, लॉ के अंदर एक प्रिंसिपल है कि जब तक एफिकेसी ना हो, जब तक कानून को इंपोज करने की पावर ना हो, तब तक एक बॉडी को सॉवरेन नहीं समझा जा सकता। और यहां पे इंटरनेशनल लॉ के पास कोई दात ही नहीं है, ये जो दिल चाहता है वो उसको इस्तेमाल करती हैं पावर्स, जिसको दिल चाहता है वो जो है वो उसके अंदर उसको कानून में ले आती हैं। तो ये आई थिंक हिपोक्रिटिकल भी है, और ईरान का राइट भी बनता है इसके ऊपर, जो करना है वो कर रहे हैं। बिल्कुल आई थिंक एक आर्ग्यूमेंट रेस हो सकता है कि वो सही कर रहे हैं। बहरहाल आगे अगर हम लोग बढ़ें, ईरान के अंदर कौन कौन से अटैक्स हुए। ईरान के अंदर तेहरान के अंदर, करच के अंदर, अर्दबील के अंदर, जंजान के अंदर, मियानिया के अंदर, महाबाद के अंदर, इलाम के अंदर, बुरजर्द के अंदर, शुस्तूर के अंदर, डिफरेंट मकामात पे, कुम के अंदर भी और सावे के अंदर भी डिफरेंट मकामात पे रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैं अभी इस वक्त टाइम पे रिपोर्ट्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तेहरान के अंदर जो है वो बड़े पैमाने में बमबारी हुई है, और शिराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्ट्राइक किया गया है, शिराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हिट किया गया है। तेहरान के अंदर रेजिडेंशियल इलाकों में बमबारी हुई है, और साथ ही साथ जो बेसेस हैं, जो पार्चीन का फॉर एग्जांपल बेस है, उसके ऊपर भी नो डाउट बमबारी हुई है। लेकिन यहाँ पे डैमेज इतना ज़्यादा हुआ है कि आपके सामने आपको आज़ादी स्क्वायर की तस्वीर जो है वो नज़र आ रही होगी, कि वीडियो नज़र आ रही होगी कि किस तरीके की बमबारी की है इन लोगों ने। बहरहाल ईरान ने जो रिस्पॉन्स दिया वो क्या दिया, देखें, अभी रिस्पॉन्स ऑन गोइंग है। अभी रिस्पॉन्स के अंदर इसराइल के अंदर 78 डिफरेंट मकामात पे, हदेरा, हर्जलिया, टेल अवीव, होलोन, पातक तिकवा, अराद, अशदोद, बीशीवा, दिमोना, डिफरेंट एरियाज के अंदर जो है वो सायरन्स बजे हैं, और अटैक्स जो है वो कंफर्म तेल अवीव के अंदर अभी तक पता चला है, पातक तिकवा के अंदर पता चला है, रिपोर्ट्स आई हैं कि इसके अंदर कह सकते हैं कि अटैक्स जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं। दिमोना के ऊपर फॉर एग्जांपल पता चल रहा है कि अटैक सक्सेसफुल हुए हैं, और हाइफा के ऊपर जो पहले अटैक किया था उसकी आग अभी तक नहीं बुझी है। तो ये अटैक्स ऑन गोइंग है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो कुवैत के अंदर और यूएई के अंदर जो बरादर मुसलमान ममालिक हैं, जो मिसाइलें भी देते हैं, अलाउ करते हैं हिमार मिसाइल्स लॉन्च हो, और वो हमले में सपोर्ट भी करते हैं, उनको जो है उनके अंदर जो है वो अटैक्स या ड्रोन्स की सायरन्स बज रहे हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, एक लोकल सोर्स ने मुझे बताया कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पूरे दुबई के अंदर सायरन्स बज रहे थे, अलर्ट्स आ रहे थे। बहरहाल आगे अगर बात करें रेजिस्टेंस फोर्सेस की, रेजिस्टेंस फोर्सेस ने बड़ी खतरनाक कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें मैं एक एक करके जाऊंगा कि किसने क्या कार्रवाई की है। लेबनीज रेजिस्टेंस, जिसका नाम आपको पता है, हिजबुल्लाह,
वो कहती है, उसने अपनी समरी जो लॉन्च की है, उन्होंने कहा है कि टोटल ऑपरेशंस 34 की हैं उन्होंने, जिसमें से 21 इसराइल के अंदर थे और 13 लबनान की अपनी टेरिटरी के अंदर थे। याद रखें कि ख़याम के अंदर और दूसरे रीजन्स के अंदर सख्त लड़ाई इस वक्त चल रही है इन दोनों के बीच में, इसराइल के बीच में और इन रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच में। 4 मिलिट्री बेसिस कह रहे हैं कि टारगेट किए हैं, 11 शहर टारगेट किए हैं, 12 एडवांसिंग ऑपरेशंस जो है उन्होंने कह रहे हैं कि रिपेल किया है, 1 मिलिट्री बैरक को टारगेट किया, 1 नेवल यूनिट को टारगेट किया और 5 बॉर्डर साइट्स को टारगेट किया। इसके अंदर 25 रॉकेट लॉन्चर, 7 सुसाइड ड्रोन, 2 आर्टिलरी शेल, 1 एक्सप्लोजिव डिवाइस और 1 सरफेस टू सी मिसाइल भी यूज हुई है। और कहा जाता है कि 16 बंकर जो इसराइलियों के थे वो ये कह रहे हैं कि वो लूज हुए हैं, उनका लॉस है। 6 सेटलमेंट यूनिट जो है उनके डिस्ट्रॉय हुए हैं, 2 कमांड सेंटर डिस्ट्रॉय हुए हैं और कह रहे हैं कि 1 वॉरशिप भी उनकी डिस्ट्रॉय हुई है। साथ ही साथ इराक के अंदर जो ग्रुप्स हैं, हजदुल शाबी, कताइब और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अल बदर और पीएमयू के अम्ब्रेला में जो फोर्सेज आती हैं, उन्होंने अरबील के अंदर विक्टोरिया बेस को वो कितने दिनों से ना जाने जो है वो आग लगती जा रही थी, नजर आ रहा था। व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपको दिखा रहा था, रोज कॉन्स्टेंटली वो टारगेट कर रहे हैं और आज भी उन्होंने जो है वो टारगेटिंग की। पता नहीं बहरहाल कौन है वहाँ पे, अब किसको टारगेट कर रहे हैं। इतने दिनों से वो हमले कर करके वहाँ पे आग के शोले बरस रहे हैं, कौन रह रहा है वहाँ पे जिसको हमला किया जा रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई अब तो कोई किसी के रहने का चांस नहीं बचा, जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हुआ है। उसके साथ साथ इन्होंने सुलेमानिया के अंदर भी कर्दिश जो ऑपोजिशन फोर्स है, क्योंकि कर्ज को भी तैयार करने की अभी तैयारी की जा रही है ग्राउंड ऑफेंस के लिए, ऑफेंसिव के लिए, तो कर्ज को भी जो है वो इंगेज करने की कोशिश की जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। तो कर्ज का जो एंटी ईरान है, जो हमले में यूज हो सकते हैं ग्राउंड फोर्सेस के तौर पर यूएस की तरफ से, कर्ज के ऊपर जो है वो हमने देखा है कि एक हमला हुआ है, आपके सामने वीडियो चल रही होगी। और आगे अगर बात करें, इराक को भी छोड़ें, तो सीरिया के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। सीरिया के अंदर क्या हो रहा है? सीरिया के अंदर ये हो रहा है कि सराया औलिया अल-दाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान बैक्ड, गार्डियंस ऑफ द ब्लड कहा जाता है इसको, मिलिशिया का नाम है, ये इन्होंने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि उन्होंने अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया है और साथ ही साथ सीरिया के अंदर उन्होंने कार्रवाई की है। और इसके अंदर जुंदुल करार जो लेवेंट का फैक्शन है, उन्होंने अपनी 2 वेव्स ऑफ ऑपरेशंस बताई कि उन्होंने किए हैं अमेरिकन प्रेजेंस के अंदर, तदमूर के अंदर, पल्मीरा एयरबेस के ऊपर। और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि अमेरिकन फोर्सेस को हमने ड्राइव आउट कर दिया है, हमने इवैक्यूएट करवा दिया है उनको जॉर्डन के अंदर। अब बात सारी ये आती है कि सीरिया के अंदर आपने देखा कि पिछली दफ़ा यूएई के जो एम्बेसी है उसके अंदर प्रोटेस्ट हुआ है। उसकी क्या कहानी थी? उसकी कहानी हमें सीरिया के जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं नूर अद्दीन अल बाबा साहब, उन्होंने बता दी कि क्या कहानी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे इग्नोरेंट इंडिविजुअल्स लिंक्ड टू पैलेस्टाइन, द डिफंक्ट असाद रिजीम एंड दे रश टू उन्होंने जो है ये इन लोगों ने, ये जो इग्नोरेंट इंडिविजुअल्स हैं जो फ़लस्तीन और ये जो असाद रिजीम के साथ जो लिंक्ड हैं, उन्होंने ये काम किया है। और अभी उन्होंने कहा कि हम अबू धाबी को बावर कराना चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप सेफ है और व्हाट यूनाइट्स अस विद आवर अरब ब्रदर्स लेड बाय द यूएई इज फार 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 ग्रेटर देन व्हाट डिवाइड्स अस। तो ये बहरहाल स्टेटमेंट आया है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या एनालिसिस है, आई विल लीव इट अप टू द स्पेक्टेटर्स बिकॉज इट इज अपेरेंटली अ डिवाइसिव इशू, ऑल्दो इट इजंट। वी नो कि जोलानी को कौन लाया, वो कैसे आया। बहरहाल आई डोंट वांट टू गेट इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ इट। इंशाल्लाह कलेक्ट करके डेटा नए अपडेट के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर हूंगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।